हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को करने वाले हैं, जहां से आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए हम आपको ना ही सब्सक्राइब करने कहेंगे, ना ही इस वीडियो को लाइक करने बोलती है। यदि आपको पसंद आ रही होगी तो आप लाइक कीजिएगा, यदि आपको चैनल पसंद आ रही होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा तो आप इससे जुड़िएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। चलते हैं। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है कौन सी है? तो दोस्तों, ये प्रश्न देख सकते हैं आपकी कितना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ जो होती है, छोटी छोटी हड्डियाँ, वो हमारी उंगली में होती है, अर्थात फिंगर्स में। दोस्तों, फिंगर्स में सर्वाधिक हड्डियों की मात्रा होती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप ये बताएंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को स्किप कर जरूर देंगे, अन्यथा आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, तो आपको बता दें कि मानव शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति जो युवक होता है, उसके शरीर में 206 हड्डियां कुल होती है। कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि एक शिशु अवस्था के बालक में कितनी हड्डियां होती है, तो आपको बोला जाएगा दोस्तों, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 300 हड्डियां। तो आप बताएंगे तो दोस्तों, आप बताएंगे कि शिशु अवस्था में बालक में जो होती है 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां दोस्तों? 300। यही जब एक युवा अवस्था में व्यक्ति आ जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो शिशु अवस्था के बालक होते हैं उसमें हड्डियों का जोर नहीं होता है, जबकि बड़ा होते होते हड्डियों जुड़ जुड़ के इसकी संख्या 206 हो जाती है। तो दोस्तों, प्रश्न आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो हम आगे की ओर चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों यह भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि दोस्तों हमारे शरीर में हड्डियां जो होता है मजबूती किस विटामिन के कारण होता है, हड्डियों में मजबूती किस विटामिन के कारण होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन डी। हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, भोजन पचाने में भोजन पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एंजाइम्स जो है भोजन पचाने में सहायक होती है। क्या दोस्तों? एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, एंजाइम एंजाइम की रचना होती है। दोस्तों, एंजाइम हम लोग के शरीर में जैसे बनता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किससे एंजाइम का निर्माण होता है हमारे शरीर में? तो आपको बता दें कि एमिनो आपको बता दें दोस्तों कि एमिनो अम्ल से हमारे शरीर में एंजाइम्स की जो होती है रचना होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि निर्माण होती है। किससे दोस्तों? तो एमिनो अम्ल से। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है दोस्तों? यकृत होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके एग्जाम में से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप डबल स्टार करके याद रखने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होती है। ऑप्शन में आपके यकृत भी रहेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ लेना है कि यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी होती है, तो आपको बताना है त्वचा। क्या दोस्तों? त्वचा। त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है। और ग्रंथि की बात करें तो हो जाएगा यकृत। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि यकृत हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अर्थात उसी का विभाजन सर्वाधिक उसी में होता है। और कोई भी अगर कुछ भी खराबी आती है लीवर में, तो पुनः ठीक हो जाने की क्षमता सर्वाधिक हमारे लीवर को ही होती है। लीवर में ही यह दोस्तों क्षमता है कि अपने कोशिकाओं को पुनः ठीक कर लेता है सबसे शीघ्र एवं सबसे तेज। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय इसके प्रकिरण के कारण हमें सूर्य कलर जो है दोस्तों लाल रंग का दिखाई देता है। इसका एक कारण और भी है दोस्तों कि जब सूर्य डूबता है
तो दोस्तों यदि आपको समझाने का प्रयास करें कि सुबह के टाइम में जब सूर्य उगता है और दोपहर के टाइम में जब सूर्य बीच में रहता है एवं जो रात्रि के समय या फिर संध्या के समय दोपहर के समय दोस्तों सूर्य अस्त होने को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य हमसे क्या रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर रहता है। परंतु जो दोपहर का टाइम होता है दोस्तों, जो आपका दोपहर का टाइम होता है उसमें सूर्य जो है हम लोग के काफ़ी नज़दीक होता है। सूर्य हम लोग के काफ़ी नज़दीक होता है दोस्तों। यह भी एक कारण है कि दोपहर के टाइम और संध्या के टाइम सूर्य हमसे काफ़ी दूर रहता है एवं दोपहर के टाइम करीब रहता है। ठीक है दोस्तों, सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूर्य हम लोग से काफ़ी दूर रहता है और यही दोपहर के टाइम लगभग 12 बजे से 1 बजे के टाइम हम लोग के करीब रहता है। तो सूर्य की प्रकाश में जो होती है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, आप 8-9 क्लास में पढ़े होंगे कि लाल रंग सबसे तेज होता है। तो इस दूर से सिर्फ लाल, इतना दूर सुबह और शाम को जब सूर्य दूरी पे रहता है तो सिर्फ लाल रंग ही सर्वाधिक तेज मात्रा पे आ पाता है, बाकी सब कलर इतना तेज नहीं आ पाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सूर्य के प्रकाश में 7 गो जो है कलर होती है। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों 7 कलर विद्यमान होती है, जिसे प्रिज्म के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों दोपहर में यह जो है काफ़ी हमारे नज़दीक होती है, जिस कारण धूप भी काफ़ी तेज हमारे शरीर को लगती है और यह प्रकीर्णन उस समय हम लोग को उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। सभी धूप के जो रंग होते हैं सभी सामान्य स्थिति से नज़दीक की दूरी को तय कर लेते हैं, परंतु संध्या और जो सुबह का टाइम है सिर्फ लाल रंग ही इतनी तेज रफ्तार तय करके आ पाती है हमारी आंखों तक। इसलिए सूर्य डूबते समय और उगते समय दोस्तों हमें इसका कलर लाल दिखाई पड़ता है, जिसका सीधा सीधा कारण आप बोल सकते हैं कि इसके प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न जो फिजिक्स से आया है कि घरों में जो है विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। किस क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में। आप इसे भी याद रखेंगे, अर्थात पैरेलल जोड़े जाते हैं, अर्थात समांतर, जिसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, समांतर और पैरेलल दोनों दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया अथवा रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया से लोहे में जंग लग सकता है। तो दोस्तों में लोहे में जंग लगने का जो कारण है रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। लोहे में जंग लगने से इसका संक्षारण हो जाता है। इसको संक्षारण से बचाने के लिए आप कौन सा उपाय करते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। संक्षारण से लोहे को बचाने के लिए आप साधारणतः कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयोग की जाती है दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। आपके ऑप्शन में दे देते हैं। तो आपका एक ऑप्शन रहेगा इसे पेंट करके, और आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा कि इसको पानी से जल से बचा के रखे। तो दोस्तों आप साधारणतः कौन सा विधि अपनाते हैं अपने लोहे को जंग से बचाने के लिए? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। पेंट और इसको सुरक्षा जल से और दोस्तों वायु से इसकी सुरक्षा करके, इसको बचा करके। तो दोनों में से आप कौन सा चुनना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान की फसल उत्पादन की जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि धान की फसल में सर्वाधिक जल की ज़रूरत होती है। सर्वाधिक जल की जो ज़रूरत होती है दोस्तों आपके धान के फसल में होती है। और धान एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है दोस्तों? खरीफ फसल है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में फसल का उत्पादन जो है, गेहूं फसल जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है। गेहूं फसल में अत्यधिक उत्पादन तक एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति जो गेहूं उत्पादन से संबंधित है, 1967 में हरित क्रांति की जो परिणति है वो स्टार्ट हुई थी। 1967-68 दोस्तों, आप कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस प्रश्न को जरूर में ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो है जनक जो है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको याद आया होगा। और इसकी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के जो फसल में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस गन्ना आंसर सही हो जाएगा। गन्ना एक वर्ष में एक ही बार उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसकी फसल वर्ष में एक बार ही होती है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो दोस्तों बता दें आपको कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम जो है चार्ल्स डार्विन है। क्या है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने दोस्तों किस पौधे का चयन किया था? यह प्रश्न दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे कि आनुवांशिकता संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का जो पौधा है दोस्तों उसका प्रयोग किया था। मटर के प्रयोग से ही दोस्तों आनुवांशिकता संबंधित मेंडल ने जो प्रयोग किया था। दोस्तों आप बताएंगे आनुवांशिकता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवांशिकता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेगर जोहान मेंडल को ही आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी बताएंगे कि आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है? तो आनुवांशिकता का इकाई जो है दोस्तों जीन कहलाती है, जिसके कारण आनुवांशिक लक्षणों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरण होता है। जीन इसकी इकाई है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न याद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, याद हो गए होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। वीडियो कंप्लीट हमारे देखिएगा, तभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा आपको सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखें याद होने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो दोस्तों मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेंढक। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? दोस्तों आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में दोस्तों? प्राइमेट्स वर्ग में आधुनिक मानव को जंतुओं के वर्ग में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह भी याद हो गया होगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं से उत्तक से अंगतंत्र और अंगतंत्र से फिर शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी छोटी इकाई शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में की थी, परंतु यह एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो की गई थी वह एक मृत कोशिका थी दोस्तों। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। किसने किया दोस्तों? एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसने किया था दोस्तों? एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो आप इसे भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने ही किया था, और मृत कोशिका की खोज अर्थात सर्वप्रथम कोशिका की खोज वो आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा घेगा रोग। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग उत्पन्न होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें, ताकि हमको यह भी अंदाज़ा हो जाए कि आप कितना एग्जाम की तैयारी में संलग्न है, कितने सीरियस होकर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों, ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करें, ताकि आपका भी दिमाग इन चीज़ों से रटाई चीज़ों से थोड़ा अलग जाके सोच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। यदि आप वीडियो का पॉज करके आंसर कर चुके हैं तो हम आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। क्या होती है दोस्तों? स्टेप्स होती है, जो कान की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, जो कान की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ा अंग आपका क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फंक ने। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप
WBC श्वेत रक्त कणिका, आप इसे याद किए होंगे। तो दोस्तों W से हो जाएगा आपका वाटर, और B अलग विटामिन है, C एक अलग विटामिन है। ये दोनों विटामिन जो है दोस्तों आपके जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन बच गए, जैसे विटामिन A, विटामिन C, सॉरी दोस्तों, जैसे कि आपका विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, दो ही चीज़ों में घुलते हैं विटामिन, एक जल में एक वसा में। आप याद रखेंगे कि WBC अर्थात W से वाटर और BC उसमें घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि सर्वाधिक विटामिन ए किस जो है एक सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए सर्वाधिक जो पाया जाता है गाजर में। किसमें दोस्तों? गाजर में। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम उसी को करवा रहे हैं आपके लिए, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? आंवला में पाया जाता है। आप इसे भी याद रखें। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न सभी आपको समझ में। उसके अलावा दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के चित्रण से। किसके चित्रण से दोस्तों? मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं ये आपका लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इसे नहीं जुड़े हैं, मेरी वीडियो को और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो उसे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि कोई त्रुटि रह जाती है हमसे, तो उसे भी आप एक राय के माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसको सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री PDF उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न का, अंतिम प्रश्न का आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देख ले दोस्तों, कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? एडवर्ड जेनर द्वारा दोस्तों टीके का विकास किया गया था, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध चेचक से है। चेचक एक बीमारी है, उसी का जो है टीका का विकसित किया किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। अब इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक